हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यासागर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आगे की सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहूँगा कि हमारा CMA इंटर का बैच 18 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। इसी के साथ इसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप काउंसलर्स वगैरह को या ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू नंबर लेके काउंसलर्स के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके बाकी के 3 पेपर्स की सॉल्यूशन क्लास हमारे YouTube चैनल पर डाली जा चुकी है, जिसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। अब अपन सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट करते हैं। 4th पेपर आपका फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि ज्यादा तो आसान नहीं रहा, ठीक है। कुछ टेक्निकल और कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की है ICMI ने, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ICMI ने ट्रिक यूज करने की कोशिश की है और आंसर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। उन्हीं के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चन नॉर्मली अपन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। आप सभी को पता है कि 3 मेन प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो आपको वही ढूंढनी थी, हाउ मच टू प्रोड्यूस। सी ऑप्शन क्लियर कट आंसर है इसका। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में आप डिटेल से जानते ही हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है जो कि ओरिजिन की साइड से देखने पर कॉनकेव दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिमांड शेड्यूल शोज द लिस्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ द डिफरेंट गुड्स एट द सेम प्राइस। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कईयों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि ऑप्शन सी आंसर क्यों नहीं होगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, डिमांड शेड्यूल शोज द लिस्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ये डिफरेंट वर्ड गुड्स के पहले नहीं आना चाहिए था, इससे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मार्केट डिमांड शेड्यूल रेडी प्रिपेयर करने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल की डिमांड का सम करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर रो के अंदर हॉरिजॉन्टली हमें सम करते हुए चलना पड़ता है, तब जाके हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल मिलता है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नाउ तो आपको 53 का आंसर क्लियर है। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं 54 नंबर का आंसर। एट विच पॉइंट ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी इज मिनिमम। ये भी थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, बट आपको पता है कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं और जैसे जैसे पॉइंट्स नीचे की तरफ आते जाते हैं इलास्टिसिटी कम होती जाती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज कि बॉटम वाला जो पॉइंट होता है उस पर इलास्टिसिटी 0 होती है, ठीक है। इसी के साथ आगे 55 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट विल बी टेक प्लेस। तो सप्लाई कब एक्सटेंशन करती है, तो प्राइस की वजह से करती है ऑब्वियसली, तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कंसर्न प्रोडक्ट। फिर 56 नंबर की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो कंटिन्यूअसली फॉल करता है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी डज नॉट टेक। इनमें से कौन सी पोजीशन जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट टेक नहीं करता है, तो कैन नॉट बी डिफाइंड, बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, इसलिए कैन नॉट बी डिफाइंड। 58 नंबर पे आते हैं अपन। इफ इन एन इकोनॉमी डिमांड इंक्रीजेस व्हाइल सप्लाई रिमेन कांस्टेंट देन देयर विल बी, ठीक है। अगर हम सप्लाई को डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं बाय कीपिंग द सप्लाई कांस्टेंट, तो मार्केट में शॉर्टेज आएगा और शॉर्टेज आने से प्राइस भी बढ़ेगी, प्लस एक्स्ट्रा डिमांड आने की वजह से क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सेलिंग कॉस्ट इज अ फीचर ऑफ। सेलिंग कॉस्ट कौन से मार्केट का फीचर होता है, तो ओलिगोपोली में भी होती है और मोनोपोलिस्टिक में भी होती है। बी एंड सी बोथ, डी ऑप्शन आंसर। Now come to the 60 number question. Reflects the difference between different prices for different groups of consumer. कंज्यूमर सेगमेंट के बेस पर किया गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा 3rd डिग्री की कैटेगरी में आता है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नाउ 61 नंबर। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के केस में कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो आपको बताया जाता है प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों चीजें बराबर होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नाउ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट देयर इज नो एंट्री एंड नो एग्जिट। बहुत आसान क्वेश्चन है, मोनोपोली आंसर होगा ए। 63 नंबर।
इन इकोनॉमिक्स इज ए फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म, मतलब इंडिपेंडेंट फर्म्स अपना एसोसिएशन बना रही हैं ताकि वो प्राइस को मिलकर इन्फ्लुएंस कर सके और मिलकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये पोजीशन होती है कार्टेल के अंदर ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है। फिर इसके बाद में कार्टेल मतलब बी ऑप्शन आंसर होगा। ए मोनोपोलिस्ट फर्म इन द शॉर्ट रन कैन अर्न, एक मोनोपोलिस्ट को शॉर्ट रन में कौन सा प्रॉफिट मिलता है, तो कोई भी मार्केट कंडीशन हो शॉर्ट रन के अंदर तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रॉफिट भी कमा सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है एंड लॉस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, एनी ऑफ द अबव। Now 65 number question, close substitute of a product is the feature of monopolistic competition market, C option correct answer होगा। Is a pricing strategy, price leadership can be seen in the, price leadership आपको हमेशा कहां देखने को मिलेगा, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, ठीक है। इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का कौन सा फीचर है, तो ए फर्म कैन टेक द डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब एक परफेक्ट कंपटीशन के कंट्रोल में प्राइस कभी भी नहीं रहती है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। तो एक मोनोपोलिस्टिक एक परफेक्ट कंपटीटिव फर्म केवल क्वांटिटी को ही कंट्रोल कर सकता है, प्राइस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 68 के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स व्हिच मार्केट हैज लीस्ट सेलर, सबसे कम सेलर किसमें होते हैं, सभी को पता है मोनोपोली मार्केट के अंदर होते हैं, ए ऑप्शन आंसर होगा। Which one of the following is considered as narrow money in India? नैरो मनी की कौन सी डेफिनेशन है, तो नैरो मनी बोलते हैं जो सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, और सबसे ज्यादा जो लिक्विड होती है वो चार फॉर्म्स में से M1 होती है। चार फॉर्म बोले तो M1, M2, M3 एंड M4, और इनमें से सबसे ज्यादा जो लिक्विड फॉर्म है वो M1 को बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। Which one of the following is not कंसिडर्ड एज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कारण कौन सा नहीं है, इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड का प्राइस बढ़ने से या घटने से इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं आ जाएगा। गोल्ड इज ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया जिसकी प्राइस बढ़ने घटने से इन्फ्लेशन नहीं आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, एवरेजन हर एक प्रोडक्ट का प्राइस लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ 70 नंबर का आंसर बी होगा। Now come to the 71 number question. Temporary loan facility provided by the RBI to the state government and central government. RBI जब भी state government या central government को loan provide करता है तो उसको अपन बोलते हैं ways and means advances, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। Which one of the following organization does not provide industrial credit facility? तो नाबार्ड का काम, ठीक है, रूरल एरिया के डेवलपमेंट और क्रेडिट फैसिलिटी पर नजर रखना होता है, लोन प्रोवाइड करना होता है, ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देना, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मनी मार्केट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो डिबेंचर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, डिबेंचर जो है वो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, सी। इसके बाद में बात करते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर। एसडीआर के अंदर मुख्यतः 5 करेंसीज होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन द आरबीआई माइट बी रिसोर्ट टू, ठीक है। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो सकता है, बट याद रखें कि सीआरआर को कम करने से मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं कह रखा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखो परचेज भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, और अगर मान लो सेल कर दिया तब तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बट अगर मान लो परचेज कर लिया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसने कुछ बोला नहीं है, और ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है तो कमर्शियल बैंकों को लोन की रेट भी बढ़ानी पड़ेगी, और लोन की रेट अगर बढ़ती है तो जो बोरोवर्स हैं वो लोन लेना कम पसंद करेंगे और लोगों के पास परचेजिंग पावर की कमी आ जाएगी। इसी के साथ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अब आ जाइए 76 नंबर पर। पब्लिक सेक्टर कंपनी मैंडेट टू एक्वायर एंड एग्रीगेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। तो ये बैड बैंक के अंदर NARCL के नाम से एक टॉपिक दे रखा है, उसके ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेबी इज द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ, सेबी किसको रेगुलेट करने का काम करता है, सभी को पता है, स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फ्रेम्ड बाय, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का चार्ज किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अंडर द पेस्टल फ्रेमवर्क, एस का मतलब क्या होता है, जैसा कि सभी को पता है, पेस्टल का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, तो एस सोशल फैक्टर के लिए है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 80 के अंदर आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट का कौन पार्ट नहीं है, ठीक है। तो माइक्रो एनवायरमेंट में सप्लायर भी होता है, कंपटीटर भी होता है, कस्टमर भी होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है ये मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। जैसा कि बताया पेस्टल मैक्रो एनवायरनमेंट को डिनोट करता है, और
टेक्नोलॉजी जो है वो मैक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है, एग्रीगेट लेवल पर काम करती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर द अनसर्टेनिटी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से भी आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये तो आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमैक्स रूल, मिनीमैक्स रूल, ठीक है, बट अनसर्टेनिटी की पोजीशन में, ठीक है, कंट्रोलिंग करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए लाप्लेस क्राइटेरियन भी यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसने पूछा था कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, तो कौन सी क्राइटेरिया नहीं है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरियन नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि मनी देखने पर ऐसा लगता है इकोनॉमिकल फैक्टर है, और इकोनॉमिकल फैक्टर जो है वो, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो यहां सी और डी के बीच में कंफ्यूजन था, बट वेंडर जो है वो डेफिनेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। मनी यहां पर क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज मनी जो है वो कंपनी के फाइनेंस को डिनोट भी करती है, तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट वेंडर जो है वो डेफिनेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ 83 नंबर की बात करें, ग्लोबलाइजेशन एज द पार्ट ऑफ द इंडियन मैक्रो एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रिकी है। इसमें पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दूसरी कंट्रियों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना, ठीक है, और ट्रेड रिलेशन को बढ़ाने के ही लिए हमने एक एक्ट बनाया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। हम ट्रेडिंग ब्लॉक्स फॉर्म करते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब होता है बहुत सारी कंट्रियां मिलकर ग्रुपिंग कर लेती हैं ताकि वो अपने एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ा सकें, और एफडीआई को एनकरेज करना भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। डीवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाते हैं बट इंपोर्ट कम होने लग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस या हर्डल बन रहा है किसके बीच में, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के, तो डीवैल्यूएशन इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नाउ द ऑथराइज्ड एजेंसी ऑफ मैनेजिंग द रूपी इन ई रूपी इन द इंडिया, इंडिया के अंदर ई रूपी को मैनेज करने की अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर आता है माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो एनवायरनमेंट को ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम याद रखेंगे। अब बीएसटी वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। 86 नंबर, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है मैनेजमेंट को लेकर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेम ऑफ द फंक्शन मैनेजमेंट विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, फंक्शंस के बीच में जो गैप आ रहा है उसको ब्रिज करने का काम प्लानिंग का होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट थ्योरी। अब देखो याद रखें यहां पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, बट याद रखें दो टाइप की थ्योरीज होती हैं, ठीक है, जो एक तो होती है कंटेंट थ्योरी मोटिवेशन की, और एक होती है प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरी में तीन थ्योरीज को लिया गया है, मास्लो, हेल्सबर्ग और मैकलेंड। वहीं विक्टर वुर्म की जो थ्योरी है वो अपने आप में एक प्रोसेस थ्योरी है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द 89 नंबर क्वेश्चन, सजेस्ट द इंडिविजुअल कंपेयर देयर ओन इनपुट आउटपुट रेशियो। तो इनपुट आउटपुट रेशियो की जो स्टडी होती है मोटिवेशन में वो इक्विटी थ्योरी के अंदर की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है डिसीजन विच आर फ्रीक्वेंट एंड रिपीटेटिव इन नेचर। फ्रीक्वेंटली और रिपीटेटिवली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, रूटीन लाइफ में लिए जाने वाले डिसीजन, यानी ए ऑप्शन। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की 5 फंक्शंस जो हैं, आप जानते ही हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारे दिए थे आपके हेनरी फ्योल ने। फिर बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की, द मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो फीडबैक देने का काम किसका होता है, कंट्रोलिंग का, ठीक है। 93 में आते हैं, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे लास्ट स्टेप क्या होती है डिसीजन मेकिंग की, कि जो भी डिसीजन लिया है उसको अब इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तो इस ऑप्शन के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन लास्ट स्टेप होती है। फिर बात करते हैं कि इन मेंटल शॉर्टकट और रूल ऑफ द थंब दैट हैव्स टू मेक क्विक डिसीजन मेकिंग। तो ये रूल ऑफ द थंब वाली जो थ्योरी है ये ह्यूरिस्टिक थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में विच नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल फेज, कंट्रोल फेज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो प्रिपेयरिंग द बजट, कंट्रोलिंग के अंदर बजट को प्रिपेयर करना ये कोई पार्ट नहीं होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 96 पर, अकॉर्डिंग टू द हेल्सबर्ग थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंटेनेंस फैक्टर, ठीक है। मेंटेनेंस फैक्टर कौन सा है, तो यहां पर सैलरी जो होता है वो मेंटेनेंस फैक्टर का पार्ट है और बाकी के 3 मोटिवेशनल फैक्टर के पार्ट है। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन बिगिंस विथ, तो कोई आइडिया आएगा तभी तो कम्युनिकेशन बिगिन होगा, तो आइडिया जनरेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन की फर्स्ट स्टेप होती है।
एंड 98 नंबर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज द रूमर्स। तो रूमर्स जो क्रिएट होते हैं वो ज्यादातर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या एनवायरमेंट में होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 99 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एजेंट। ठीक है, तो एजेंसी थ्योरी और स्टूअर्डशिप थ्योरी में जो एजेंट वर्ड यूज किया गया है वो मैनेजर्स के लिए किया गया है, यहां पर बी ऑप्शन आंसर होगा। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द स्टाफिंग, इनमें से कौन सा स्टाफिंग से बिलोंग नहीं करता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, यहां पर पब्लिसिटी जो है वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का पार्ट है, ना कि ठीक है स्टाफिंग का। ठीक है, आई होप सभी के आंसर, ज्यादा से ज्यादा आंसर सही हुए हो। ठीक है, आप किसी भी चीज के लिए कोई टेंशन या घबराहट मत लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड और लेंथी बना देता है आईसीएमआई, तो उसके बोनस मार्क्स वो अलॉट करता है सबको। ठीक है, और चेकिंग के लिए भी स्केलिंग का यूज करता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द 18 दिसंबर को स्टार्ट होने वाले हमारे सीएमए इंटरमीडिएट बैच के लिए आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस।